नमस्कार, दार्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। रियल में बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट एक बार फिर विस्फोटक मोड पर खड़ा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को अपनी सीमा में मार गिराया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ हार्मज स्ट्रेट में संदिग्ध समुद्री बारूदी सुरंग मिलने से वैश्विक तेल बाजार में बेचैनी बढ़ गई है। इजराइल लेबनान सीमा पर हमले तेज हो चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिक की मौत हुई है और WHO ने स्वास्थ्य संकट की गंभीर चेतावनी जारी की है। अमेरिका, ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ता तनाव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अपनी शर्तें धीरे धीरे मनवा रहा है, जबकि तेहरान साफ संदेश दे रहा है कि किसी भी हमले का जवाब पहले से ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या यह तनाव किसी बड़े युद्ध में बदलेगा या फिर कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभाल लेगी। इसी बड़े भू राजनीतिक संकट पर हम आज चर्चा भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारा जुड़ेंगे और उनसे भी चर्चा हम करेंगे। पहले कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा का रुख करेंगे। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी MQ-1 ड्रोन सीमा में घुसते ही मार गिराया गया। आईआरजीसी बोला, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन ड्रोन को मार गिराया। ट्रंप बोले, ईरान समझौते के लिए अमेरिकी शर्तें धीरे धीरे स्वीकार करने को मजबूर बन रहा। अमेरिका ने संकेत दिए, जरूरत पड़ी तो ईरान खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर तेज होगी। ट्रंप का दावा, ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर, ना खरीदने पर सहमत हुआ आखिरकार। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में ट्रंप ने 2 घंटे लंबी हाई लेवल बैठक की रविवार को। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई का बात की। ईरान ने अमेरिका पर बातचीत कमजोर करने और समुद्री नाकेबंदी जारी रखने का आरोप भी लगाया। ओमान में हार्मज स्ट्रेट में संदिग्ध फ्लोटिंग माइन दिखाई देने की पुष्टि सार्वजनिक रूप से की गई है। रुक करेंगे, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अलावत है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, शुक्रिया। जय हिंद सर। तो शुरुआत में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के साथ करूंगा। सर, किस तरह देख रहे हैं अब आने वाला समय आप पूरे तरीके से? क्या वाकई में कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? हम अक्सर बात करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान को थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा ताकि हल पूरे तरीके से निकल सके, और कहीं ना कहीं ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे ही तरीके से चरमराई हुई है और अब उसको जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए। हाँ साहिल, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है बहुत ही बुरी फाइनेंशियल आपदाओं से गुजर रहा है। साहिल, ये समझना पड़ेगा कि ईरान में जो फाइनेंशियल विपत्ति या विपदा आई हुई है, ये ग्रेजुअली आई है लास्ट 45 साल में। 1979 में जब रिवोल्यूशन हुआ और ईरान में आयत अली खमानी की सरकार आई, तब से ही लगातार अमेरिका ने एक के बाद एक फाइनेंशियल सैंक्शंस ईरान पर लगाए हुए हैं। इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ कि आज तक समझिए करीबन 4,500 अलग अलग तरह के आर्थिक प्रतिबंध ईरान के ऊपर अमेरिका ने लगाए हुए हैं। अब हुआ क्या है, ईरान की जो आम आवाम है उनको आदत सी पड़ गई है, क्योंकि ये अब चल रहा है। 45 साल पहले सैंक्शन लगने शुरू हो गए, फिर आस्ते आस्ते, जाहिर बात है शुरुआती दौर में 100 सैंक्शन थे, फिर 10 साल के बाद और 200 सैंक्शन लग गए, 30 साल के बाद और 1,000 सैंक्शन लग गए। तो ईरान के लोगों को आर्थिक जो मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, उनको आदत सी हो गई। हाँ ठीक है, दबाव बहुत ज्यादा है। हम देख सकते हैं इसकी चरम सीमा तब आई जब 28 दिसंबर को पिछले साल बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के चलते हुए लाखों की संख्या में ईरान के लोग सड़कों पर आ गए। 100 से ज्यादा शहरों पर प्रदर्शन हुए। ठीक है,
उसके बाद आईआरजीसी ने आस्ते आस्ते उस पर काबू कर लिया। आज की तारीख में देखिए, ईरान को जाहिर बात है नरम होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। काफी सारी चीजें ऐसी हैं, काफी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें ईरान नरम पड़ सकता है, नरम पड़ता दिखाई भी दे रहा है। सिर्फ जो प्रेस्टीज इशू है ना, जहां पे कि कहते हैं क्या, साख की बात हो गई, नाक की बात हो गई, या नॉर्थ इंडिया में हम कहते हैं जहां मूछों की बात हो गई अभी, तो वहां पर जरा ईरान को दिक्कत हो रही है। तो मूछों वाली बात में एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अ, ईरान में इस वक्त कोई भी नेता ऐसा नहीं है, कोई भी सिविलियन या मिलिट्री नेता ऐसा नहीं है जो कि अमेरिका की पहली मांग कि ईरान 450 किलो संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, उसको मान जाए। क्योंकि वो वहां पर मूंछों वाली बात है, मर्यादा की बात है, देश के इज्जत की बात है। जो भी पॉलिटिकल लीडर ईरान का या मिलिट्री लीडर ईरान का इसको मान जाएगा, तो उसका पर्सनल करियर खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, उसके परिवार को भी हमेशा हमेशा के लिए आ, ये मान लिया जाएगा कि दगाबाज परिवार है। आ, अंग्रेजी में एक शब्द है कोलाबोरेटर, कि ऐसा परिवार जिसने कि दुश्मनों का साथ दिया। तो साहिल, इस कारण से कम ये वाली मांग की 450 किलो यूरेनियम आप ईरान को उम्मीद करे अमेरिका को हैंडओवर कर देगा, ये तो नहीं मानी जाएगी। बाकी सारी मांगे जो हैं वो ईरान नरम हो सकता है। जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ आपका, डॉक्टर अभिषेक से बात करूंगा। सर, क्या ट्रम्प की नई शर्तें जो हैं वो ईरान के लिए स्वीकार करना मुश्किल होंगी? देखिए, जितनी भी, जैसे कि सर ने कहा कि बाकी सारी शर्तें जो हैं अमेरिका की वो सब मानी जा सकती हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने दे की इजाजत दी जाए, वो भी ईरान मान लेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका की कंपनियां वहां आए, ड्रिलिंग तक के लिए वो अलाउ कर सकते हैं अमेरिकी कंपनियों को। ऑयल परचेज में भी अमेरिका को सहयोग दे सकते हैं। अगर अमेरिका कहेगा कि भाई डॉलर में आप ऑयल बेचिए, उसके लिए भी वो राजी हो सकते हैं। परंतु वो अपने न्यूक्लियर एस्पिरेशंस को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उनके देश के आत्मसम्मान से मामला जुड़ गया है। जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन बन सकता है, हम भारत वाले भी इसमें, हमारा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तो हमारी निगाह में ईरान से ज्यादा रोग स्टेट है। जिस तरीके के काम अमेरिका, ईरान तो उससे कई गुना बेहतर है। और जिस तरह की क्या लिविंग स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में लोगों का है, जो जितनी प्रताड़ना पाकिस्तान में लोगों की है, कल वहां पे, कल परसों जब ईद थी, बकरा ईद, तो अहमदियों को वहां पे ये बकरा को हलाल करने से मना कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ईरान में कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो पाकिस्तान इतना बड़ा रोग स्टेट, जब यूएस और वेस्टर्न पावर्स उसको न्यूक्लियर पावर के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसराइल को वो न्यूक्लियर पावर के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ईरान से क्या समस्या है? देखिए, ईरान, जैसा कि सर ने कहा, मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं सर की बात से, कि जो भी लीडरशिप का आदमी, चाहे सिविलियन इदारे से हो चाहे मिलिट्री इदारे से हो, जो भी इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाएगा ईरान में, वो पूरी तरीके से अपना करियर तबाह कर देगा। वो ही नहीं, उसका पूरा खानदान कंडेम्न हो जाएगा। उनको ईरान छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि इसे गद्दारी का दर्जा दिया जाएगा। ये ईरान की नेशनल एस्पिरेशन है, ये किसी एक लीडर की एस्पिरेशन नहीं है, ईरान की नेशनल एस्पिरेशन है। उन्होंने धीरे धीरे समझाया है, अपनी जनता को वो किया है। और दूसरा, लीडरशिप पे से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। वो जो आयरन विल से जो हुकूमत चलती है ईरान के ऊपर, वहां की लीडरशिप की पूरी आयरन हैंड से वो हुकूमत करते हैं। अगर उन्होंने ये शर्त अमेरिका की मांग ली कि हम अपने न्यूक्लियर एस्पिरेशंस जो है पूरी तरह सरेंडर कर रहे हैं, और ये न्यूक्लियर जो हमारा एनरिच्ड न्यूक्लियर है, इसको हम आपको सौंप रहे हैं, तो उसको घुटने टेकने के बराबर माना जाएगा। और जो भी घुटने टेकेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी।
कल भी हम बात कर रहे थे, हो सकता है कुछ बैक चैनल में बात रशिया से उनकी चल रही हो कि हम अपने पास से न्यूक्लियर जो मटेरियल है हमारा, हम रशिया को ट्रांसफर कर दें। इसकी तरफ हो सकता है एक बार को सोचा जा सके, पर अमेरिका उसको ले ले या वेस्टर्न पावर कोई उसको ले ले, ये पूरी तरीके से सरेंडर की तरह देखा जाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि ईरान की कोई लीडरशिप इसके लिए तैयार है। और ट्रंप साहब की मजबूरी है कि जो यहूदी लॉबी है, जो जू लॉबी है अमेरिका की, वो इस बात के ऊपर अडिग है कि वी डू नॉट वांट अनदर न्यूक्लियर नेशन इन आवर नेबरहुड। और ईरान से सबसे ज्यादा दिक्कत है भी यहूदियों को ही है, जूस को ही है। तो वो इस बात के लिए कभी बैक डाउन नहीं करने देंगे ट्रंप साहब को। अगर ट्रंप साहब बैक डाउन हुए तो उनकी पॉलिटिकल जो कैपिटल है वॉशिंगटन में, वो पूरी तरीके से जाती रहेगी। तो दोनों ही लीडरशिप के लिए इस समय समझौते पे कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहे। जी ठीक है सर, मैं करता हूँ, रुका कमर करूंगा यूके धरना सरकार। सर, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर वैश्विक नौसैनिक रणनीति क्या बदली जा सकती है? कोई अभी तक आसार तो लग नहीं रही है। हालांकि कुछ जहाज रोज वहां से गुजरते जरूर हैं, पर फिर भी उसको पूर्ण तरीके से खोलना कितना जरूरी है, और क्या कोई रणनीति बन सकती है? हाँ साहिल, देखो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, ईरान ने पहले बंद किया था, क्योंकि ईरान ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था साहिल। सितंबर पिछले साल की बात है, जिसको कि ईरान ने फरवरी में फिर से यूनाइटेड नेशन में उनके जो प्रवक्ता हैं ईरान के, उन्होंने ऑफिशियली कहा था। मतलब ऐसा नहीं कि चोरी छिपे किया गया हो, ईरान ने सितंबर में एक बार कहा था और फरवरी में भी यूनाइटेड नेशन में कहा था कि अगर कोई देश यानी अमेरिका इजराइल हमला करता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान बहुत कमजोर देश है, जाहिर बात है उसको नहीं कह सकते पब्लिकली, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कोई देश ईरान पर हमला करता है तो फिर ईरान मजबूर हो जाएगा स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद करने के लिए। तो जाहिर बात है उस बयान में उन्होंने अमेरिका का या इजराइल का नाम नहीं लिया था। देखो साहिल, ईरान बहुत छोटा सा कमजोर सा देश है अमेरिका और इजराइल के मुकाबले। तो अगर कोई दुनिया में कोई भी देश हो वहां होता, साहिल, मैं आप या प्रोफेसर अभिषेक भी वहां होते, ईरान के नागरिक, तो हम भी सोचते कि अब जब अमेरिका ने बमबारी शुरू ही कर दी है और हमारे सर्वोच्च नेता को, देखिए सर्वोच्च नेता है ना, को मार डाला है, तो फिर हम हर चीज करेंगे जो हम कर सकते हैं। साहिल, एक गलत सा एग्जांपल दे देता हूं। समझिए हमारे दुश्मन आके राष्ट्रपति भवन पे बॉम्बिंग कर देते हैं, 100 बॉम्ब गिरा देते हैं, तो उसके बाद तो फिर भारत ये नहीं सोचेगा ना कि क्या क्या जायज है, क्या क्या नाजायज है, क्या क्या इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सही है, क्या क्या इंटरनेशनल रूल के मुताबिक गलत है। भाई अच्छा खासा चल रहा था भारत, तुमने रात को आके 100 बॉम्ब गिरा दिए राष्ट्रपति भवन पर। तो अच्छा, एक एक मनोभावना वाली भी बात करता हूँ। आयतुल्लाह खमेनी ना सिर्फ उनके पॉलिटिकल लीडरशिप सुप्रीम लीडर थे, धार्मिक गुरु भी थे। अभी वाले खामेनी नहीं, मैं आयतुल्लाह खमेनी की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो खामेनी आए, जी तो वो धार्मिक गुरु भी थे। तो हुआ क्या, किसी भी देश में अगर आप धार्मिक सर्वोच्च धार्मिक गुरु को अगर एलिमिनेट कर दोगे तो उसका एक रिलीजियस एंगल बन जाता है। उनके जितने धार्मिक फॉलोअर्स हैं शिया, दुनिया भर में नाराज है। लेकिन साहिल, करना क्या चाहिए, बहुत क्लियर है। अमेरिका की नेवी ने कोशिश कर ली कि वहां से जहाज निकाले और फेल हो गए। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात कर रहा हूं। अमेरिका की नेवी ने बहुत जी कोशिश की कि जो 1500 से ज्यादा शिप्स अटके हुए हैं, देखो अमेरिका की नेवी किन को निकाल रही है ये याद रखना पड़ेगा। अमेरिका की नेवी उनको निकालने की कोशिश कर रही है जो कि दूसरे देश हैं, जो कि कच्चा तेल लेके आ रहे हैं, कुवैत, ओमान, अबू धाबी, यूएई, सऊदी, उनके पोर्ट से जो कच्चा तेल लेकर आने निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की नेवी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत उनको निकालने की कोशिश की।
लेकिन जब ईरान ने हमले कर दिए अमेरिका की नेवल शिप्स पर या इन कच्चे तेल से जो जहाज आ रहे थे ओमान से, यूएई से या कुवैत से, जब उन पर हमला हुआ तो सब लोग वापस मुड़ गए। तो ताकत के बल पर यूएस नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सकती, ये प्रूव हो गया। तो खुलेगा कैसे? जी अब साहिल, ईरान, पहली चीज तो ये बताता हूं कि ईरान से बार बार ऐसे संदेश आ रहे हैं कि वो खोलने के लिए तैयार हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, बशर्ते अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। अब अमेरिका दूसरे देशों के जहाजों को नहीं रोक रहा है वहां से, निकल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अमेरिका उनको नहीं रोक रहा है। अमेरिका किनको रोक रहा है? अमेरिका ईरान जाने वाले जहाजों को रोक रहा है। कल भी हुआ, एक जहाज अरब सागर से, उत्तरी अरब सागर में आया, ओमान की खाड़ी में आया, उसके बाद वो दौड़ दौड़ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान के बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने उस पर अटैक किया, उसके रडर को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक आघात पहुंचाया। तो अमेरिका उन जहाजों को टारगेट कर रहा है जो कि ईरान के बंदरगाह में जा रहे हैं या आ रहे हैं। तो ईरान तो खोलने के लिए राजी है, बशर्ते अमेरिका भी साथ के साथ अपनी तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो ईरान जहाज जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन पर हमला करना बंद कर दें। ये जी 5 मिनट का डिसीजन है। ठीक है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बात पूरी होगी ना सर? मैं रुक करूंगा डॉक्टर। साहिल, हाँ, थैंक यू। ठीक है सर। हाँ मैं करता हूँ दोबारा आपका सर, मैं रुक कर रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक का। सर जैसे सर ने बात रखी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक काफी ही जिस तरह जंग शुरू हुई थी तो वो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हुई थी, पर ये जंग अब कहीं ना कहीं आके रुक चुकी है हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर। आखिर क्या रास्ता निकल सकता है? क्योंकि अमेरिका को भी मानना पड़ेगा, ईरान बेशक संदेश दे रहा है, जैसे सर ने कहा कि वो कहीं ना कहीं इशारों इशारों में बता देता है कि वो खोलना चाहता है, पर अमेरिका वहां पर सहमत नहीं है। तो इसका हल स्थायी किस तरीके से देखिए निकलेगा? जी सर। सर, देखिए, ईरान का स्पष्ट कहना है कि हमें अमेरिका के वर्ड्स पे भरोसा नहीं है, अमेरिका को एक्शंस करके दिखाने पड़ेंगे, हम एक्शंस पे भरोसा करेंगे। तो एक्शंस क्या उम्मीद कर रहे हैं ईरानी? एक्शंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो मिलिट्री एग्रेशन, जो मिलिट्री का जमावड़ा, जो नेवल फ्लीट्स वहां पे खड़ी कर रखी है अमेरिका ने, ईरान ये कह रहा है कि पहले आप इन्हें हटाइए, पहले आप इन्हें पीछे खींचिए। ये जो हार्मोज पे जो जैसा कि सर ने बताया कि ईरान ने पहले किया, बाद में अमेरिका ने कर दिया। तो हार्मोज स्ट्रीट को रोकने में पहले हाथ पीछे खींचने पड़ेंगे, अपने वेसल्स को पीछे हटाना पड़ेगा यूएस को। जब वो पीछे हटाएंगे तब ईरानियों को भरोसा होगा कि हाँ, यूएस पीछे जा रहा है। जब तक यूएस पीछे नहीं जाएगा तब तक अपने हथियार अंदर रखने के लिए ईरानी तैयार नहीं है, क्योंकि दे हैव सीन कि उनका सर्वाइवल इस पे टिक गया है, वो डू और डाई की सिचुएशन में है। यहाँ पे एक चीज और हमें नोटिस करनी होगी कि हम एक जो ढलती हुई यूएस पावर, जो सुपर पावर का जो एक दुनिया में हवा था कि पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, वो यूएस की पोजीशन हुआ करती थी कि मैं पुलिस वाला हूं, मैं थानेदार हूं इस पूरी दुनिया का, और मैं जिसे चाहूं उसे पनिश कर सकता हूं। तो ईरान ने कहीं ना कहीं जो कहानी है डेविड एंड गोलायत की, उसको करके दिखा दिया कि अमेरिका और इजराइल मिलके दो टेक्निकली दुनिया की सबसे उन्नत सेनाएं, उन्होंने जितनी चोट वो पहुंचा सकते थे, जितने उनकी टॉप लीडरशिप को ईरान की वो मार सकते थे, वो होने के बावजूद भी वो ब्लोज को सह रहे हैं और अभी भी वो वहां पे टिके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है, इसका जो बिल है, देखिए, ईरानियों को सैंक्शंस लगने का और गरीबी का पुराना अनुभव है, परंतु जो कॉस्ट इसकी यूएस को देनी चुकानी पड़ रही है, असल में वो वहां की जनता क्या चुकाने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से अप्रूवल रेटिंग्स ट्रम्प साहब की डे बाय डे गिर रही हैं, उससे हमें पता चलता है कि अमेरिकी जनता इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। और अगर इसी डगर पे ट्रम्प साहब आगे चले तो रिपब्लिकन्स के लिए, जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके लिए ये बहुत घातक होने वाला है। जी।
ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, मैं करूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देवना सर का रुख। अच्छा सर, आप भारत का जिक्र करते हैं सर, भारत पर काफी असर पड़ रहा है, तो अब ये हम कितनी देर और देख सकते हैं? अगर ये स्थायी हल नहीं निकला तो और कितना बड़ा असर जो है वो आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे भारत के अंदर? हाँ साहिल, देखो, पहली चीज तो है कि भारत में कच्चे तेल, जब 1 मार्च की बात कर रहा हूँ तो अ, हमारे तेल मंत्रालय का ही बयान था, हरदीप पुरी जी का, कि भारत में 74 दिन का तेल का भंडारण है। 24 दिन का कच्चा तेल का भंडारण था। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये 1 मार्च की बात है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो था पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इनका भंडारण 25 दिन का था। और जो अल्टीमेट बल्क यूजर्स हैं, देखिए बड़े बड़े कारखाने क्या करते हैं, जहां पर पावर जनरेशन की बहुत जरूरत पड़ती है वो अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं। बड़ी बड़े कारखाने जो हैं, जहां ऑयल की लगातार जरूरत पड़ती है वो 7 दिन का, 15 दिन का या 1 महीने का भंडार रखती है। तो इंडियन, जैसे इंडियन आर्मी हो गई, नेवी हो गई, कोस्ट गार्ड हो गई, एयरफोर्स हो गई, तो फौज के पास भी, हमारे पास भी करीबन 25 दिन से ज्यादा का भंडार था। तो हरदीप पुरी जी ने कहा था कि 74 दिन के आसपास का भंडार है। जाहिर बात है उसके बाद से वो भंडार थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कम हो गया, ज्यादा कम नहीं हुआ है। थोड़ा कम क्यों हुआ है? क्योंकि भारत सरकार ने अलग अलग तरीके से, या तो कच्चे तेल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करने की कोशिश की है, डी इंसेंटिवाइज किया है लोगों को, थोड़ा सा कीमत बढ़ाकर। आस्ते आस्ते हमें थोड़ा कमर टाइट करनी पड़ेगी, आम लोगों को समझना पड़ेगा कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करो। भारत का मत एक ही तरीका है, भारत में बोलने से कोई नहीं सुनता। मोदी जी भले ही अपने कॉन्वॉय का साइज 10 गाड़ी वो कर लें, लेकिन आम जनता नहीं सुनेगी जब तक कि भारत सरकार पेट्रोल डीजल, अभी 8 रुपए की बढ़ोतरी की है, 3 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए। भारत सरकार को आने वाले समय में थोड़ी सी और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, चाहे छोटी छोटी बढ़ोतरी करें, एक एक बार में 3 3 रुपया, 2 2 रुपया। हाँ, हमारी सरकार ने यह तय किया कि एक साथ 6 रुपया या एक साथ 8 रुपया नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ये है कि जैसे ही लोगों को पता लगा कि 8 रुपये बढ़ने वाला है, तो सारे पेट्रोल पंप्स पे 2 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जानी है। तो उसको अवॉइड कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक इस फिनोमेना को जानते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाओ तो लोग कहेंगे ठीक है, 20 लीटर ही तो भरता हूँ टंकी में, 20 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, लेकिन रात के 2 बजे जाके लंबी लाइन नहीं लगाऊंगा। देखो साहिल, सीरियस साइड में भारत सरकार कोशिश कर रही है। ऑफिशियल बयान ऐसे हैं, 40 से ज्यादा देशों के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है साहिल। समझो एक कंट्री ए है, वो राजी हो गया है अभी कि ले जाओ जी, कच्चा तेल ले जाओ जी, भारत ले जाओ, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशंस बनानी पड़ती हैं, डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको एक शिप पकड़ना पड़ेगा। दुनिया भर में ऑयल टैंकर्स खाली तो नहीं घूम रहे हैं ना। आमतौर पे एक कमर्शियल ऑयल टैंकर जिसमें कि कच्चा तेल लेके जाते हैं या गैस लेके जाते हैं, मैं बिल्कुल बताता हूँ सर। अंदाजा। ऑयल टैंकर जिसमें कच्चा तेल लेके जाते हैं, सुपर टैंकर जो बड़े वाले होते हैं, जिनमें एक बार में ही 1 मिलियन बैरल या 2 मिलियन बैरल आ जाते हैं, उनकी बुकिंग साहिल 1.5 महीने पहले हो जाती है। और जो गैस टैंकर्स हैं उनकी बुकिंग जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, देखिए काफी शेडी टैंकर भी घूमते हैं, जिनकी कोई कागजात नहीं होते, रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं होते हैं, मालिक कौन है कि नहीं मालूम, कंपनी कौन है नहीं मालूम, किस देश का है नहीं मालूम, ऐसे वाले आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एकदम सही कागजात वाले गैस टैंकर पकड़े जाओ तो 2 महीने पहले आपको बुक कर लेना पड़ता है। भारत सरकार कदम ले रही है, आस्ते आस्ते होगा। साहिल, भारत के लोगों को अब कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाएगा तो वो फिर आस्ते आस्ते खुलेगा। वहां पहले हर आजकल हर रोज 4 या 6 टैंकर निकल रहे हैं, 100 टैंकर पहले निकलते थे। तो
100 टैंकर अगर निकलने शुरू भी हो जाए, उसमें 7 दिन 15 दिन का समय लग जाएगा। ट्रैफिक को सुचारू, माइन क्लियरेंस का प्रॉब्लम है, माइंस को क्लियर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि 100 टैंकर किस देश के निकलेंगे। जरूरी नहीं कि 100 टैंकर निकल रहे हैं तो उसमें से 10 या 12 ताइवान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारे देश तेल के लिए बिल आ रहे हैं। तो 100 टैंकर अगर निकलेंगे शुरुआती दौर में, तो उसमें से भारत के 2 या 4 टैंकर होंगे। तो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा हैं। तो भारत के लोगों को कमर टाइट करनी पड़ेगी। भारत सरकार को शायद तेल की कीमत छोटे छोटे किस्तों में 2-2 रुपए करके बीच में एक एक हफ्ते का गैप दें। इस तरह की बढ़ोतरी अगले करीबन 1.5 महीने 3 महीने तक जारी रखनी पड़ेगी। तभी भारत के लोग पेट्रोल डीजल गैस को थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे, दूसरे साधनों की तरफ मुड़ेंगे। जी बिल्कुल सही काफी अहम बात रखी सर आपने। मैं रुक करता हूँ डॉक्टर अभिषेक सर का। जिस तरह हम यही बात कर रहा था भारत पे कितना असर पड़ेगा, और सर ने काफी अहम बातें रखी हैं, क्योंकि आम जनता में से कुछ तबका ऐसा भी है सर जो ये समझता है कि आज डील फाइनल होगी। बड़ी अहम बातें रखी है सर ने। आज डील फाइनल होगी है तो अगले हफ्ते में हमारे पास तेल पहुंचाना चाहिए। हमारा तेल महंगा क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए महंगा? जब डील फाइनल हो रही है, कभी किसी देश से बात चल रही है, कभी किसी देश से बात चल रही है, तो हर चीज सही होती है, पर एक बड़ी ही एक प्रोसीजर होता है। जैसे सर ने कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज कुछ उस तरीके से भी करना पड़ता है। जब जहाज है, जहाज को भी आपको पहले जो लेना है उसको भी समय चाहिए। मतलब कितनी चीजें हैं, पर ये समझने की कितनी जरूरत है आम जनता को। इसको समझना पड़ेगा कि जो अपील की गई है उस पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर और हालात जो है वो बिगड़ेंगे। सर, दुर्भाग्य ये है साहिल जी कि हमारे देश में एक तबका ऐसा है कि उनका मानना यह है कि मोदी जी अगर कुछ कहेंगे तो उनको उसके अपोजिट करना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, और कुछ लापरवाह लोग हैं जिनको परवाह ही नहीं है कि देश की स्थिति क्या है, हमें किस हिसाब से चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। वो अपने घर के भी हालात बजट ऐसे ही बिगाड़ के रखते हैं। ये जो बढ़ोतरी हुई है, अगर कंपेयर करें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और मेजर इकोनॉमीज के साथ, कुछ भी बढ़ोतरी अभी तक भारत में नहीं हुई है। मैंने पहले भी ये प्रिडिक्शन किया था कि 20 से 30 रुपए तक बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी जाके कहीं ये हम ग्लोबली कंपिटिटिव जो है प्राइसेस वर्ल्ड में, यूके से आप कंपेयर कर लीजिए, यूरोप में आप कंपेयर कर लीजिए, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके यहाँ जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, आप उससे अगर कंपेयर करेंगे तो 20 से 30 रुपए की बढ़ोतरी भारत में होने की संभावना है। जैसा कि सर ने कहा, सरकार धीरे धीरे बढ़ा रही है। अच्छी बात है सरकार की कि ये धीरे धीरे प्रेशर डाल रही है, परंतु लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑयल की खपत को जनता को स्वयं से थोड़ा थोड़ा इस पे कंट्रोल लेके आने की आवश्यकता है। कार पूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज अधिक से अधिक करें, और कोशिश करें कि अपने घर के बजट को भी कम से कम लेके आने की कोशिश करें, क्योंकि ये युद्ध अभी मुझे हॉर्मोज खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारी यूएई से समझौता हो गया है, पर जैसा कि सर ने कहा कि रातों रात नहीं होने वाला। वेनेजुएला के साथ हमारी बातचीत हो रही है। अमेरिका बहुत इच्छुक है कि इंडिया वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करे, रशिया से अपनी जो निर्भरता है उसको घटाए, पर हम रशिया से भी नहीं घटा रहे हैं। बट ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ये अभी खुलती हुई नजर नहीं आ रही, और इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ी हुई है। और जो आईओए है उसका कहना यह है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। हिस्ट्री में इतना बड़ा ऑयल क्राइसिस इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया गया, जबकि सर को भी पता होगा, हमने भी पढ़ा है कि बहुत सारे ऑयल क्राइसिस आए हैं जब ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े। भारत में यहाँ तक स्थितियां आ गई थी कि पेट्रोल पंप बंद करने की आदेश गवर्नमेंट को देने पड़े थे कि पेट्रोल डीजल नहीं बिकेगा। तो अभी भारत सरकार बहुत अच्छे से इसे हैंडल कर रही है। इससे लोग, हम जैसे लोग जब ये बात कहते हैं तो वो सोचते हैं कि हम सरकार के प्रवक्ता है। नहीं, हम सरकार से 1 रुपया नहीं लेते, हमें सरकार से ना हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पर लोगों को ये समझना चाहिए कि जब सरकार कुछ सही सलाह दे रही है तो उसको समझें, उसकी गहराई को समझें। आपके देश का प्राइम मिनिस्टर अगर आपको कह रहा है कि
अपनी बजट को आप कंट्रोल में करिए, तो इससे आप सीधा सीधा सिग्नल समझिए कि अपनी बेल्ट टाइट करने का समय आपका आ गया है। मैं यही सलाह देना चाहूंगा सबको जी कि प्लीज थोड़ा सा इकोनॉमिक के को ध्यान से समझो। जी, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद आपको हमारे जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर मिशेल साहब का धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो साफ तौर पर मिडल ईस्ट का ये संकट अब केवल अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गया। हॉर्मुज स्ट्रेट, लेबनान, इजराइल और परमाणु समझौते जैसे मुद्दों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ अमेरिका दबाव की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ईरान लगातार ताकत दिखा रहा है। सवाल यही है कि क्या बातचीत हालात संभालेगी या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। तेल बाजार से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक हर मोर्चे पर इसका असर दिखाई देने लगा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव पर टिकी हुई हैं। द रियल इशू में इतना ही। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।